हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ज्ञान सागर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आपके सीएमए फाउंडेशन के अंदर टोटल 4 पेपर्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपका पेपर नंबर 1 होता है बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। बिजनेस लॉज आपका कवर करता है 80% मार्क्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आपका कवर करता है 20% मार्क्स। बिजनेस लॉज के अंदर आपके पास 4 चैप्टर हैं। बिजनेस लॉज के अंदर आपके पास में 4 चैप्टर हैं। आपके पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पास करने के लिए क्या करना होता है? आपको क्या करना रहेगा बेटा? टोटल 4 है, सबके 100 100 नंबर। पेपर 1 आपका कितना है? 100 मार्क्स का। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का। पेपर 3 आपका आ रहा है 100 मार्क्स का। एंड सेम वेज पेपर 4 आपका आ रहा है 100 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? 400 नंबर। टोटल कितने हो गए? 400 नंबर। इसमें से आपको टोटल कितने लाने हैं बेटा पास होने के लिए? 200 नंबर लाने पड़ेंगे। और पर सब्जेक्ट आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स होने चाहिए। 100 में से एटलीस्ट 40 नंबर्स आपको लेकर के आने हैं। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपको 40 लाना है। एग्रीगेट आपका कितना होना चाहिए? 200 मिनिमम। इससे ऊपर हम चाहते हैं कि आप लोएस्ट पे नहीं आए, पर ये एक क्राइटेरिया है कि आपको कितना लाना होगा? 200 पर 200 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स एग्रीगेट लाने होते हैं। और पर सब्जेक्ट आपके 40 आने चाहिए। आपके एग्रीगेट 250 हैं, पर एक सब्जेक्ट में आपके 39 मार्क्स हैं, तो आप पास नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये थी मार्किंग स्कीम। अब अपन आते हैं पेपर नंबर 1, जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 1 है आपका बिजनेस फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस लॉज आपका 80% मार्क्स कवर करता है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 20% मार्क्स कवर करता है। बिजनेस लॉज के अंदर आपके पास में 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थर्ड है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड फोर्थ है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फर्स्ट चैप्टर आपका 10% मतलब 10 मार्क्स का आएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 30% मार्क्स करता है, मतलब 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। थर्ड चैप्टर 20 एंड फोर्थ चैप्टर 20। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? फर्स्ट में से आएंगे हमारे 5 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में से आएंगे हमारे 15 क्वेश्चन, और इन दोनों में से 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आएगा आपका 20% मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स 10 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स ईच होते हैं। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। फर्स्ट बिजनेस लॉज अपन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आ रहा है सोर्सेज ऑफ लॉ, कहां से आया लॉ। हमेशा से हमारे पास में एक्ट्स वगैरह नहीं थे। राजा महाराजा पुराने टाइम पे कैसे लॉ डिराइव, कहां कहां से हमने कैसे लॉ आया हमारे पास में। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव होता है बेटा लॉ से रिलेटेड। वो क्या प्रोसेस है, कैसे लॉज बनते हैं, कैसे इंप्लीमेंट, कौन लॉ बनाता है, ये सब चीजें। लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम आज के टाइम पे
हमारा कोर्ट सिस्टम कैसा है, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से जजेस होते हैं इस बारे में, इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एडीआर एक अलग प्रोसेस होता है, वो पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। और एक प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। ठीक है। फिर आता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम स्टार्ट करते हैं, जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लॉ की, तो हम चालू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर आता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड नेक्स्ट आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर इसके बाद में हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इजी है, 20 में से 20 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। 80% मतलब 20 में से आपके एटलीस्ट 16 या उससे ऊपर नंबर आराम से आप ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉज की। चलिए, हम लॉ देख रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लॉ क्या है? क्या है लॉ? लॉ होते हैं बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं लॉज? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस? हर जगह, अब आप स्कूल में थे वहां भी रूल्स थे, तो उनको अपन लॉ कहते थे क्या? नहीं। तो वो लॉज कौन से होते हैं? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बना रही है फॉर द पीपल, उनको क्या कहते हैं अपन? लॉ। उनके अलावा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको अपन लॉ नहीं कहते। हर जगह के अपने अपने रूल्स हैं, पर जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर द पीपल, उसको हम क्या कहते हैं? लॉज। ठीक है। तो लॉ क्या है? हम एकदम जनरल भाषा में बोले भाई, नियम कानून है। नियम कानून मतलब किस तरीके से आपको रहना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में भी रहने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। फिर दूसरा आता है लॉ कौन बनाता है? कौन बनाता है लॉ? लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाते हैं बेटा हमारे दो बॉडीज। कौन कौन सी? एक तो है हमारी पार्लियामेंट। एक तो क्या है हमारी? पार्लियामेंट। और दूसरी है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक तो है हमारी पार्लियामेंट, एक है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट के क्या होता है बेटा, जो लॉज पार्लियामेंट बना रही है वो पूरे इंडिया पे लागू होता है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है वो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब कौन से लॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, कौन से पार्लियामेंट बनाएगी? दोनों ने लॉज बना दिए तो हम किसकी माने? हो सकता है ना अलग अलग हो, सेम है तो बात ही खत्म, अलग अलग है तो फिर हम किसकी माने? तो बेटा क्या होता है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं कि किसके पास में क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, किसके पास में कितनी पावर है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इनके पास में कितनी पावर है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी में ही क्या हुआ है बेटा, तीन लिस्ट दी हुई है। तीन क्या हुई है? लिस्ट दी हुई है। एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एंड एक कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। हमारा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड सब स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट्स है। अब कुछ मैटर्स है वो सिर्फ स्टेट, उस स्टेट से रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी उनसे रिलेटेड, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उनको डील करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन मैटर्स को डील करती है। ठीक है। तो स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किससे रिलेटेड लॉज बनाएगी? स्टेट स्टेट लिस्ट में जो है
पार्लियामेंट किससे रिलेटेड बनाएगी? यूनियन लिस्ट में जो है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों में से कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक है। पर अगर ऐसा हुआ कोई मैटर है, उस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लॉ पास हुआ है, पार्लियामेंट में भी लॉ पास हुआ है, तो हम किसकी माने? अगर दोनों चीजें अलग अलग बातें कह रही हैं, दोनों लॉज थोड़ा अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो हम किसकी मानेंगे बेटा? हम मानेंगे पार्लियामेंट की, ठीक है। जब कभी कभार ऐसा हो जाता है, वैसे तो जनरली नहीं होता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई लॉ था, स्टेट ने बना दिया है ना, पार्लियामेंट को लग रहा है नहीं ये चीज सही नहीं है, तो वो क्या करेगी, उस मैटर, अगर वो मैटर किस में आ रहा है? कौन करंट लिस्ट में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? लॉ बना देते हैं। हम किसकी मानेंगे? पार्लियामेंट की, भले ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो लॉ पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो, कभी भी बनाया, डजंट मैटर, हम किसको मानेंगे? पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री लॉ को हम मानते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद में हमारा आता है, अब आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना है? 1872 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। और भी बहुत सारे लॉज है जो कब बने हैं? पहले। पार्लियामेंट कब बनी थी बेटा? पार्लियामेंट बनी थी हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके अराउंड 1950 में। पार्लियामेंट कब बनी थी हमारी? 1950 में, ठीक है। देश आजाद हुआ था उसके बाद में। पार्लियामेंट 1950 में बनी थी। लॉज तो पुराने चले आ रहे हैं, लॉज तो पुराने चले आ रहे हैं, तब ये कहां से बन गए? तो ये क्या हुआ था बेटा? ब्रिटिश इंडिया जब क्या था, ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर, तब उसको क्या कहते थे अपन? ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। और हिंदी में हम बोलते थे उसको अखंड भारत। अखंड क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था, पूरा एक था इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया की क्या थी? एक इंपीरियल असेंबली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो लॉज बनाते थे, जैसे हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसी तरीके से इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या करती थी? लॉज बनाती थी। तो उन्होंने ये वाले लॉज बनाए, और जब पार्लियामेंट बना तो उन्होंने क्या किया? एज इट इज अडॉप्ट कर लिया उन लॉज को, कि भाई पुराने लॉज बने हुए हैं, कोई बात नहीं। इन्हीं लॉज को हम क्या कहते हैं बेटा? जो पुराने बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं अपन? इंग्लिश लॉज। क्योंकि किसका है? अमेरिकन, रशियन कोई लॉज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश लॉज। इंग्लिश लॉज क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ब्रिटिश कहाँ पे रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे, इसलिए इंग्लिश लॉज। कई बारी बच्चे अमेरिकन लॉज से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम किनको, कौन से लॉज को हमने अडॉप्ट किया था बेटा? इंग्लिश लॉज को अडॉप्ट किया था एज इट इज। क्लियर है? यहां तक थोड़ा थोड़ा सा लॉज समझ में आया। इसके बाद में आता है हमारा, चलो ये सब कौन बनाता है, क्या है। दूसरा आता है बेटा हमारा लॉ क्यों है, क्यों बनाया गया लॉ? भाई क्या जरूरत आ रही थी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की? क्यों आई थी बेटा जरूरत? क्योंकि क्या था, अब लॉज बनाए, यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम आराम से रह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं, क्यों क्यों रह रहे हैं? क्योंकि कुछ रूल्स है। अदरवाइज कोई भी आए मार के चला जाए, कोई भी आए आपको क्या कर सकते हैं? अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। हम रह रहे हैं घर में, हमसे कोई तगड़े लोग आ जाए, बाउंसर टाइप, वो आए और बोले घर से बाहर निकल जाओ, हमें क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि उनके पास में ज्यादा ताकत है। अगर हम ज्यादा मना करेंगे तो हो सकता है वो हमें मारे वारे। क्यों नहीं मारते? क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है? लॉज हैं, ठीक है।
हम रोड पे जा रहे हैं तो रोड के कुछ रूल्स हैं, अगर हम वो वाले रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैम वो तभी भी फॉलो नहीं करते। पर बनाए किस उद्देश्य से है, कि सबके सब लोग उनको फॉलो करें। ठीक है। तो लॉ क्यों बनाए गए बेटा, पीसफुल लिविंग के लिए। क्यों बनाए गए, ताकि क्या हो, लोग बाग पीसफुली रह सके। हमारा घर है तो हम शांति से रहे कि भाई कोई आकर के हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर निकालता है तो हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। सपोज हम रोड पे जा रहे थे, और हमें दिखे एक आदमी क्या कर रहा है, एक बच्चे को घसीटते हुए लेके जा रहा है और वो चिल्ला रहा है। या किसी भी पर्सन को, एक थोड़ा हेल्दी आदमी, कोई पतला सा है पर्सन है, एक थोड़ा सा कम ताकतवर आदमी है, तो वो उसको क्या कर रहा है, घसीटते हुए लेके जा रहा है। हम जा करके बोलते क्या हो गया, क्या बात हो गई, है ना, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, बोले ये मेरे को किडनैप कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पुलिस को फोन। वो कैसे, क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि लॉज है, हमें पता है अगर वो लॉज को फॉलो नहीं किया गया तो हम किसी के पास में जा सकते हैं। तो पीसफुली रहने के लिए क्या बनाए गए, लॉज बनाए गए, कि लोग पीसफुली रह सके। ठीक है। तो क्या क्या बात कर ली हमने, लॉ क्या है, लॉ कौन बनाता है, लॉ क्यों बनाए जाते हैं, तीनों चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए अब अपन आगे चालू करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है बेटा, क्या कहता है ये लॉ है, ये एक्ट है। एक्ट किसको बोलते हैं बेटा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड सारे रूल्स लिखे हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नाम से ही पता चलता है किस मैटर से रिलेटेड लॉज लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम बिल्कुल इजी भाषा में समझे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वादा। हमने कोई वादा किया कि हम ये काम करेंगे, और फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको निभाना पड़ता है। ये कहता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एकदम जनरल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वादा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। गाना है हमारा, पुराने टाइम का गाना है, वो कहाँ से, यहीं से इंस्पायर होके बनाया गया था, कि जो वादा किया है वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये कहता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, अलग चीज है, वो हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कौन से वादों को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कौन से वादों को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। वो जब पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी के लिए हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक वादा है जो क्या करना है, निभाना है। आया समझ में। चलिए अब सबसे पहली बात, इंडियन वादा कौन सा, जो किसी इंडियन ने किया है उसके ऊपर क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। चलिए इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1। हर एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सेक्शन नंबर 1, जो हमें क्या बताता है, सेक्शंस क्या होते हैं बेटा, जैसे कि हमारी बुक होती है उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या है बेटा, चैप्टर्स भी है इसके अंदर, और चैप्टर्स के अंदर ये भी बताया जाता है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये ही क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। एक एक्ट के अंदर हर चीज अलग 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 तरीके से लिखी हुई है, तो उसका जो नंबर है उसको क्या कहते हैं अपन, सेक्शन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है। हर चीज से रिलेटेड अलग अलग बातें लिखी हुई हैं
हर अलग अलग मैटर से रिलेटेड अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, उन सबको नंबर्स दे दिए, उन सब टॉपिक्स को नंबर दे दिए, उनके अंदर उनको क्या कहते हैं बेटा अपन, सेक्शंस। तो 95% सारे एक्ट्स में एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब कि पेट नेम। इफ किसी पर्सन का नाम बड़ा है तो अपन उसको शॉर्ट कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। अब किसी का नाम ही छोटा है, टीटू नाम है, टीटू को और क्या छोटा करेंगे, टी, जरूरत है क्या। अभिषेक है, उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया अभी। राजवर्धन है, उसका नाम कर दिया राज। तो कोई बड़ा नेम होता है उसको क्या कर देते हैं अपन, शॉर्ट कर देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पेट नेम। तो ऐसे ही शॉर्ट टाइटल मतलब कि एक्ट का इसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइटल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलने में बहुत मेहनत लग रही है क्या, लॉ बोलते, कोर्ट बोलता है देखो इतना तो बोल लो, ठीक है। इतने भी हम हो, वो है नहीं कि हम इतना सा बोलने में हमारी एनर्जी नहीं लगा सकते। तो शॉर्ट टाइटल क्या बोला जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक आपने नाम सुना होगा कभी, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। अब ये क्या है, बड़ा सा नेम है, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया। तो इसमें क्या बोला जाता है बेटा कि अगर एक्ट का नाम बड़ा सा है तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट टाइटल दे देते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा कोर्ट, हमारा लॉ बोलता है भाई कोई बड़ा नाम नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से आप बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोलेंगे, इसके अंदर आपको कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंट मतलब कि कहां कहां लागू होगा, कहाँ लागू होगा बेटा, होल ऑफ इंडिया में। इंडिया में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो किस, किन रूल्स के बेसिस पे बनेगा, किसके तहत बनेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लाई करके, कंप्लाई मतलब उसका पालन करके हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो क्या यह हुआ, ये होल ऑफ इंडिया में। क्या था बेटा, होल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया, पहले ये एक्सटेंट क्यों अलग से लाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था बेटा, 2019, 2019 इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर है ना हमारा, जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसको क्या किया गया था, ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। ऑटोनॉमस स्टेट बोले तो ऐसा स्टेट जिसकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि लॉज कौन से वहां पर लागू होंगे। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, बाकी सब स्टेट्स पे लागू होते थे, पर जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्टेट था जहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि वो लॉज जम्मू एंड कश्मीर पे लगेंगे या नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो किस हद तक लगेंगे, भाई ये एक्ट हम लागू करेंगे पर सिर्फ ये पोर्शन ही हम लागू करेंगे, यही बातें मानेंगे, बाकी की बातें हम नहीं मानेंगे। तो ये क्या था, ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया हुआ था। क्या किया हुआ था, ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया हुआ था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा देना। 2019 में मोदी जी आए, मोदी जी बहुत मतलब आ तो पहले गए थे, पर 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई रिसोर्सेज सारे यहाँ से जा रहे हैं, गवर्नमेंट से, सेंट्रल से जा रहे हैं, वहाँ की पूरी देख रेख करना, वहाँ पे जितना भी जो कंस्ट्रक्शन है ये करना वो करना, सब कहाँ से एड हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट से। और ये प्रिविलेज दिया गया था आजादी के टाइम पे, ये प्रिविलेज दिया गया था कब, आजाद हुआ था इंडिया तब,
कि भाई आप हमारे पास ही रहो तो हम आपको ये प्रिविलेज देंगे, सिक्योरिटी वगैरह सब प्रोवाइड करवाएंगे, लॉज आप चाहो तो हमारे मान लेना, नहीं तो अपने अपने आप बना लेना। ये उस टाइम पे इनको प्रिविलेज दिया गया था। अब आजाद हुए हुए इतना टाइम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पास ही है, इतना टाइम ये रिसोर्सेज वहां पे सारे लगा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है देखो जैसे बाकी सारे स्टेट है वैसे ही तुम हो। अब आजादी के टाइम पे दिया गया था तो भाई कुछ टाइम के लिए तो ये प्रिविलेज दिया गया था, ऐसा थोड़ा ना हमेशा ही रहेगा, तो वो प्रिविलेज ले लिया गया। ये आपने सुना होगा बाय चांस कि ये अपना जब कोरोना से थोड़ा टाइम पहले अक्टूबर में ही बेटा ये हटाया गया था, तो उसके अंदर क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सेक्शन नंबर 370 और 377 के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो आर्टिकल नंबर 370 क्या था, ऑटोनोमस स्टेट था, उसको रिवोक कर लिया गया था, हटा दिया गया था कि अब ऑटोनोमस स्टेट नहीं है। क्या होगा, लॉज सब जगह लगेंगे, जैसे बाकी सारे स्टेट्स पे लग रहे हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर पे भी लॉज लगेंगे, उसको कोई अलग से प्रिविलेज नहीं दिया गया। क्लियर है? चलिए, तो आज की तारीख में लॉज क्या है, होल ऑफ इंडिया पे लगाए जाते हैं। कुछ लॉज अभी भी ट्राइब्यूनल एरिया पे नहीं लगाए जाते, ट्राइबल एरिया पे, सॉरी, ट्राइबल एरियाज पे नहीं लगाए जाते हैं बेटा। पहले के टाइम पे क्या था, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह, सिक्किम तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह एरिया था, तो वहां पर क्या थे, ट्राइब्स रहते थे। अब क्योंकि वो अपने हिसाब से रह रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो वहां पे क्या मना कर दिया गया था, झारखंड का भी कुछ एरिया था, अब तो डेवलप हो गया, वहां पे इतने ट्राइब्स वाला एरिया नहीं है। तो अब क्या है, पहले के टाइम पे क्या करते थे, उन लोगों को गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाती, ये भाई अपने हिसाब से रह रहे हैं, अपना अच्छे से रह रहे हैं, ना तो वो सोसाइटी में ज्यादा मिंगल अप होते, ना सोसाइटी को मिंगल अप अपने आप में होने देते, तो ये इनके जो लॉज है इनको हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये जैसे रह रहे हैं वैसे इनको रहने दो। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ लॉज बनाती थी और मना कर देते थे इन ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेंगे। तो वो चीज अभी भी है कि कुछ ट्राइबल एरियाज में अभी भी लॉज नहीं लगते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, जस्ट सेकंड बच्चे, जस्ट सेकंड। चलिए, ये चीजें क्लियर हुई। पहला है शॉर्ट टाइटल, बोला गया है कोई पेट नेम की जरूरत नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बोलो, एक्सटेंड कहां कहां तक लागू होगा। फिर आता है बेटा कमेंसमेंट। क्या है, दो डेट्स होती है एक एक्ट के अंदर ना, दो डेट्स होती हैं, एक होती है इनेक्टमेंट और एक होती है कमेंसमेंट। एक होती है इनेक्टमेंट डेट, एक होती है कमेंसमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट कौन सी डेट होती है, ऐसी डेट जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बना, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन, इनेक्टमेंट डेट। बनता कैसे है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, दोनों हाउसेस से उसको पास करो, है ना, राज्यसभा एंड लोकसभा में पास करो, फिर उसके बाद में क्या करो, प्रेसिडेंट की असेंट लो, असेंट मतलब कि उसका सिग्नेचर लो कि हाँ ये लॉज बना दिए, हामी, असेंट मतलब उसका हाँ, ठीक है, उनकी परमिशन कि हम ये लॉ बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हाँ कर देते हैं, साइन कर देते हैं, बना दो। तो जिस दिन एक बिल दोनों हाउसेस में पास होता है और
क्या होता है, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। जिस दिन असेंट मिलती है उस दिन को क्या कहते हैं बेटा, इनेक्टमेंट डेट, किस दिन ये एक्ट बना। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कब बनाया था, 25 अप्रैल 1872 को ये बिल, ये एक्ट बन गया था। अब ये हमने अभी पढ़ा, एक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इतनी बड़ी जनता है, उनके ऊपर एकदम से रूल्स कैसे लगा दे। रूल्स लगाने के लिए उनको पहले बताओ तो सही ऐसे रूल्स है। अब जैसे कि यहाँ पर बोला जाए आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म थी, चेंज कर दी जाए, बोल दिया जाए कि अब नेक्स्ट वीक से या कल से क्या करना है, चेंज हो गई है आपकी ड्रेस, ठीक है, हाउस ड्रेस होती थी आपकी वो चेंज कर दी गई है, तो कुछ टाइम पीरियड तो दो ताकि आप क्या करें, वो जो ड्रेस चेंज हुई है वो आप ले सके। अब बोला जाए कि नहीं आप क्या करिए, कल से ये ड्रेस पहन के आइएगा, या आपको क्या करना है, 2-3 दिन का टाइम दिया कि ड्रेस पहन के आइएगा। अरे ड्रेस है, स्कूल यूनिफॉर्म है, हर कहीं तो मिल नहीं जाती। आप अपने मेजरमेंट देंगे, फिर वो बनेगा, फिर वो आएगा, फिर आप पहनेंगे। तो टाइम तो चाहिए ना, अपने रूल्स तो चेंज कर दिए, पर उन रूल्स को हम माने, उतना टाइम तो दो ताकि हम उतनी तैयारी कर ले। तो क्या होता था बेटा, लॉ बनता है, और आज के टाइम पे ऑफिशियल गेजेट बोलते हैं, वहां पर क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है कि भाई ये लॉ बन गया है, ठीक है। अब जो जो रिलेटेड लोग हैं, जितने भी रिलेटेड लोग हैं, वो लोग क्या करो, इन लॉज को पढ़ लो। जैसे कि स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे लॉज लगा दिए, लिख दिए कि ये आपको यूनिफॉर्म चेंज करके आना है। अब आप लोग रिलेटेड है, टीचर्स हैं, या वहां पे बाईजी वगैरह जो हेल्पर्स होते थे वो लोग हैं, उनके लिए कोई ड्रेस कोड चेंज होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो वो ड्रेस चेंज, यूनिफॉर्म चेंज किसके लिए हुई है, आपके लिए। तो आप लोग पढ़ो, पढ़ करके आप क्या करिए, जो भी तैयारी वगैरह करनी है वो कर लीजिए ताकि आप वो रूल्स को मान सके। तो क्या दिया जाता है, अब एक टाइम दिया जाता है, अब एक चीज के लिए यू नीड टाइम। यहाँ तो बहुत सारी चीजें होती है, एक लॉ बनता है तो एक छोटी सी बात थोड़ा ना कही होती है, उसमें बहुत सारी चीजें कही होती है, उसको पढ़ो। आपको अपने जो भी लाइफस्टाइल है या अपना जो भी काम है उसके अंदर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है, सोचो और इम्प्लीमेंट कर लो। कमेंसमेंट वो ही होता है, डेट होती है किस दिन से लागू किया गया, कि भाई आज के बाद से, इस दिन के बाद से जितने भी वादे किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे किए जाएंगे। वो क्या था, 1 सितंबर 1872, ठीक है बेटा। तो दो डेट्स होती है, एक एनेक्टमेंट लॉ किस दिन बना, और एक होती है कमेंसमेंट किस दिन से लॉ को लागू किया गया, ठीक है बेटा। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा अपना, एप्लीकेबिलिटी। एक कॉन्सेप्ट और आता है अपना, एप्लीकेबिलिटी। किन पर लागू होगा, किन पर लागू होगा, लोगों पर। लॉ किसके लिए बनाए गए हैं, लोगों के लिए, तो लोगों पर लागू होगा। अब सपोज हम कोई बात कर रहे हैं, वो बात ना तो वादे में आती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आप कूद आएगा कि नहीं, जो भी बात करो मेरे हिसाब से करो भाई, ऐसे नहीं चलता है, मेरे हिसाब से बात करनी पड़ेगी। हम बोले कॉन्ट्रैक्ट बनने तो दो, तब हम आपकी मानेंगे ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो अभी हम आपकी क्यों माने, है ना। तो क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी किन पर अप्लाई होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे तब ये एक्ट लागू होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कोई बात हो रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपसे कोई लेन देन नहीं है, तो किस पे एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, नॉट पीपल। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये एक्ट बीच में आ जाएगा कि भाई मेरी मानो, मेरी माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलता है, हमारी मानो भाई, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक।
ये चीजें सारी की सारी क्लियर हुई। ये हमारा एक बेसिक सी चीज थी, एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग था। ठीक है, लॉ क्या होता है वो हमें पढ़ना क्यों जरूरी, लॉ पढ़ रहे हैं। अब कोई पूछ ले कि बेटा लॉ क्या होता है, बोलो यार पता नहीं, हम तो ये चीजें पढ़ रहे हैं। दादी नानी कोई पूछे कि बेटा लॉ होता क्या है, कानून। कानून मतलब उनको क्या समझाओगे। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, लॉ क्या है, क्यों है, किस लिए बनाया गया, कौन बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमारे एक तो पेपर से रिलेटेड बात कर ली कि क्या होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं 52 मार्क्स ईच के हिसाब से, नो नेगेटिव मार्किंग। सारे सब्जेक्ट्स का यही है। हमारे बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 1 है, जिसमें क्या है आपका बेटा 80% मार्क्स का लॉ होल्ड करता है, 80% मार्क्स, और 20% बिजनेस कम्युनिकेशन करता है। लॉ के अंदर 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर 10 नंबर का, सेकंड चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 20 मार्क्स के। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वादा। ठीक है, अब उसके बाद में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 है हमारा डेफिनेशंस, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।